हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? क्या हाल चाल है? बढ़िया, ठीक ठाक है सर। How is your हाल एंड चाल? How is your हाल एंड चाल? All good? Yes, sir, all good. अरे बस 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 बेटा, बस बस बस। चलो ध्यान सुनेंगे आज, है ना? लास्ट क्लास में आई होप आपको याद होगा, हमने रेजोनेंस तक की बातें करी थी। रस्सी पे स्टैंडिंग वेव बनाया था जब वो एक एंड पे फिक्स्ड है। कंपोजिट स्ट्रिंग पे भी स्टैंडिंग वेव बनाया था। रस्सी के बारे में हमारी सारी बातें खत्म हो चुकी, राइट? Yes. राइट, वी हैड टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग इन जनरल, कंपोजिट स्ट्रिंग, सब कुछ निकाल दिया था। याद आ रहा है इतना? कि जंक्शन नोड तो कैसे बनेगा, जंक्शन एंटी नोड बनेगा तो किस फ्रीक्वेंसी पे बनेगा, ये सारी बातें हमारी हो गई थी, ठीक है ना? ठीक है, अकोला वाले बच्चों बात नहीं करो। बेटे वापस करते हैं ये दोनों आप वापस कर दे, नहीं तो पापा को बोल देंगे। प्रिया भदौरिया, माइक म्यूट कर लीजिए अपना। सर स्क्रीन खत्म हो गई क्या? वेव्स ऑन स्क्रीन। हाँ बेटा, वेव्स ऑन स्ट्रिंग खत्म हो गया। आपको कहाँ तक हमने सोनोमीटर तक करा दिया था कि नहीं कराया था? सोनोमीटर पूरा हो गया था। सवाल एक ही हुआ था। अच्छा, सोनोमीटर कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि नहीं? स्ट्रिंग फिक्स्ड ऑन सिंगल एंड बोथ एंड्स, सबकी स्टैंडिंग वेव सब करा दिया था, राइट? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है ठीक है, डोंट वरी। चलिए, बात नहीं करेंगे। देखो बच्चों, आज अपन किसकी बात करने जा रहे हैं? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की। हाँ बोलो, कुछ कुछ कह रहा है कोई, कुछ कह रहा है? नहीं सर। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, साउंड आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। साउंड का एक फंडामेंटल आइडिया, साउंड होता क्या है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि साउंड, पहली बात तो एक मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, सॉलिड लिक्विड गैस में कर जाएगा। दूसरी चीज, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब आपको याद होगा, जिस दिन हमने वेव शुरू किया था पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी के या तो साथ में आगे जाएंगे या उसके अपोजिट, मतलब 0 या 180 डिग्री पे मूव करेंगे। रस्सी की तरह नहीं होगा। रस्सी में रस्सी के पार्टिकल परपेंडिकुलरली ट्रांसवर्सली मूव कर रहे थे 90 डिग्री एंगल पे। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। तो अगर मोटा मोटा बात करें कि आखिर साउंड वेव क्यों है, अगर कोई मुझसे पूछे कि साउंड वेव क्यों है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि चीजें याद आ जाए। मान लीजिए ये एक स्पीकर है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, राइट? ये स्पीकर का डायफ्राम है और ये आपका कान है। तो अगर स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होती है तो आपके कान में आवाज आती है। तो बेसिकली होता क्या है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए होता है जो वाइब्रेट कर सके, ऑसिलेट कर सके। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तो अगर एटॉमिक लेवल पे जाके आप देखोगे तो मेरे जो होंठ है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं कांच का ग्लास लूं और कांच के ग्लास पे ऐसे करके चम्मच से उसको हिट कर दूं, तो वो जो कांच का ग्लास है उसका कांच भी ना ऐसे 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 करके वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली अगर मैं एक ट्यूनिंग फॉक लूं, ट्यूनिंग फॉक लेके हिट कर दूं तो वो ट्यूनिंग फॉक के प्रॉन्ग्स भी ऑसिलेट करते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है।
ऐसे अगर ये स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसका डायफ्राम भी ऐसा ऑसिलेट करता है। इनफैक्ट जब बहुत तेज आवाज होती है तब तो दिखता भी ऐसे हिलता हुआ, दिखता है कि नहीं? यस Yes, sir. ऐसा लगता है। जब यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे हैं तो हो क्या रहा है? इस स्पीकर और आपके कान के बीच में क्या मौजूद है? एयर मौजूद है, मीडियम। एयर है, विच इज द मीडियम। अब देखो होता क्या है, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये अभी अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। जब ये डायफ्राम ऐसे करके हिलेगा जोर जोर से, तो जब वो ऐसे करके हिलेगा तो वो इस पार्टिकल से कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी इसको दे देगा। जब एनर्जी इसको मिलेगी, इसके पास एनर्जी आ गई, तो अब ये बहुत जोर जोर से ऐसे हिलना शुरू करेगा, यस। यस सर। फिर ये कोलाइड करके अपनी एनर्जी आगे बढ़ा देगा, फिर ये वाला इसको बढ़ा देगा, ये वाला इसको बढ़ा देगा, और ऐसे करके एनर्जी हमारे कान तक पहुंच जाएगी। बोलिए बात समझ में आ रही है? यस सर। सर मतलब अगर सपोज एक ट्यूनिंग फोक किया और उसको रबर पैड पे स्ट्राइक किया तो फिर ट्यूनिंग फोक भी वाइब्रेट करेगा और रबर पैड भी वाइब्रेट करेगा, हाँ, दोनों करेंगे। तो मतलब फिर ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा क्या? ज्यादा साउंड वो डिपेंड करता है ना किसका वाइब्रेशन कितना स्ट्रांग है। अच्छा ओके सर। तो बेटा इस केस में क्या एनर्जी ऐसे करके आगे आ रही है? बिल्कुल आ रही है साहब, बिल्कुल सही बात है, ये कहानी है, एनर्जी आगे आ रही है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़ी देर के लिए ऐसे करके ऑसिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसने अपनी एनर्जी आगे बढ़ाई ये तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो मास का नेट डिस्टरबेंस कितना है? जीरो। यानी कि ये वेव है, पक्की बात वेव है कि नहीं? अब कैसी वेव है ये कैसे सोचेंगे? तो आप बताओ, ये जो मीडियम के पार्टिकल है एयर, ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं कि आगे पीछे मूव कर रहे हैं? आगे पीछे। तो अगर एयर का पार्टिकल आगे जा रहा है तो एनर्जी के साथ कितना एंगल बना रहा है? जी। 0 डिग्री और 180 डिग्री। पीछे जा रहा है तो 180 डिग्री बना रहा है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये कैसी वेव है बेटा? लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये बेसिक मोटी मोटी बात हमने ऑलरेडी करी हुई है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा। यस सर। अब जो आपको विजुअलाइज करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, और बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, तब आपको हवा लगेगी क्या हो रहा है। साउंड वेव as pressure wave. Sound wave as प्रेशर वेव। उससे पहले आप मुझे एक बात ये बताइए कि मैंने आपके ग्रुप पे आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने HCV के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बोले थे करने को, मॉड्यूल के क्वेश्चंस टिक करके दिए थे, क्या आपने वो Yes, sir. अटेम्प्ट किया? हाँ सर, Yes, होगा। sir. यस सर। हुए क्वेश्चंस आपसे, बने क्वेश्चंस? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। कुछ सर वो HCV वाला आपने वही पहले वाला दिया था, मतलब वो क्वेश्चन नंबर्स लिख के दिए थे हाँ, आपने सब, वही वाला ना? मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने दे दिए थे। अब हाँ। आप चाहो तो HCV खोल के स्ट्रिंग वेव्स के और भी कोई क्वेश्चंस अगर दिखते हैं तो सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो? यस सर। अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं अभी पूरी। हाँ, अभी बेटा पूरी स्ट्रिंग वेव्स मतलब रस्सी वाला पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ आ रही है बात? सर मतलब वो जितना ये किया वही ना जो टिक करके दिया आपने। हाँ, वो पूरा कर सकते हो आप। यू कैन अटेम्प्ट इट कंप्लीटली। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने हेडिंग लिखी है साउंड वेव एज प्रेशर वेव। तो साउंड वेव को इंटरप्रेट करने का पहला तरीका होता है प्रेशर वेव। प्रेशर वेव मतलब प्रेशर का ऑसिलेशन। किसके प्रेशर का ऑसिलेशन? मीडियम के प्रेशर का ऑसिलेशन। यानी कि जब साउंड की एनर्जी ऐसे करके ट्रैवल करती है ना, तो जो मीडियम होता है उसका प्रेशर ऑसिलेट करता है। और वो जो ऑसिलेट करता है, जिस तरीके से ऑसिलेट करता है, जिस भी वेव फॉर्म की फॉर्म में, हो सकता है साइन के फंक्शन की तरह ऑसिलेट करे, कॉस के फंक्शन की तरह ऑसिलेट करे, या किसी और अदर रैंडम फंक्शन की तरह ऑसिलेट करे, उसी ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर को हम कह देते हैं कि यही हमारी साउंड वेव है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब सवाल होता है कि सर ये प्रेशर आखिर ऑसिलेट कैसे करता है, हमको समझाइए इस चीज को। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें इतना पता है कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए, एक ऐसा सोर्स चाहिए जो वाइब्रेट कर रहा हो। सबसे इजी वाइब्रेटिंग सोर्स जो हमारे पास होता है वो होता है ट्यूनिंग फॉर्क। तो सपोज मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, एक रबर पैड पे हिट किया, और उस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट करके यहां ले आया, यहां रख दिया मैंने। तो बेटा अब जो इसका ये जो प्रोंग है, ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी कि क्या होगा,
ये प्रोंग यहाँ होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये प्रोंग आगे चला जाएगा ऐसे करके, फिर आगे से वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ ऐसे करके, फिर यहाँ से पीछे चला जाएगा ऐसे करके, और फिर यहाँ से वापस आ जाएगा ऐसे करके। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर। कहानी सुना रहा हूं मैं, कहानी सुनो आराम से। देखो ये इस प्रोंग के बगल में क्या है, इस प्रोंग के बगल में एयर के पार्टिकल्स हैं, इस प्रोंग के बगल में है एयर के पार्टिकल्स। चलिए, दो तीन चीजें यहां जरूरी हैं, वो आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। सर आज भी नोट्स आप ही भेजना, सब टाइम नहीं दोगे? क्या कह रहे हैं बच्चे? सर आज भी नोट्स मतलब में लिखने नहीं है ना, आप बाद में नोट्स भेजो। हाँ, मतलब आपको बाद में लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर। नो सर। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है बेटा तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिएगा, आई सेंड यू द नोट। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा फील होता है कि नहीं सर बाद में हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता या हम उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन साइड बाय साइड ऑल्सो, आई गिव यू टाइम, जैसा आप चाहें। सर साइड बाय साइड लिख सकते हैं, कुछ छूट जाएगा तो बाद में लिख लेंगे। ठीक है, चलो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, साउंड वेव एज ये जो पूरी है, मैंने देखो पहले ध्यान सुना, मैंने बोला कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है जो साउंड क्रिएट कर रहा है, इसका ऑसिलेशन मैंने मान लिया कि दिस इज ऑसिलेटिंग साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली का मतलब ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। सिंपल हार्मोनिकली मतलब साइन के फंक्शन या कॉस के फंक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे सिलेबस में सिर्फ साइनोसॉइडल वेरिएशन है, साइनोसॉइडल वेव्स है, तो इसका ऑसिलेशन मैंने साइनोसॉइडल माना। अगर मैंने इसका ऑसिलेशन साइनोसॉइडल माना तो मुझे ये पता है कि ये मीन पोजीशन पे जब होगा तब टाइम 0 होगा, जब यहां से आगे आ जाएगा तो टाइम विल बिकम t/4, फिर t/4 से जब वापस मीन पोजीशन पे आएगा तो टाइम विल बिकम t/2, t/2 से इधर पहुंच जाएगा टाइम विल बिकम 3t/4, 3t/4 से वापस मीन पे आ जाएगा t, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब एक काम करते हैं कि हम इस पूरी लेयर को भूल जाते हैं, पूरी हवा को भूल जाते हैं, हम इस हवा की जो सबसे पहली लेयर है ये वाली, सिर्फ इसको देखने की कोशिश करते हैं, और मैं इसको बोल देता हूं x = 0। x = 0 मतलब ये सबसे शुरुआत वाली लेयर है। अगर मैं कहूं इस लेयर की बात करूं, इस लेयर की बात करूं तो आप कहोगे सर ये किसी जनरल x = x वाली लेयर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, भूल जाते हैं इसको। जस्ट फोकस ऑन दिस लेयर, सिर्फ इस लेयर को देखना। और इस लेयर का जो प्रेशर है, इस लेयर का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को मैं प्लॉट कर रहा हूं विद टाइम। उस प्रेशर को मैं प्लॉट कर रहा हूं विद टाइम। किस लेयर के प्रेशर को? इस लेयर के, पहली वाली लेयर के प्रेशर को। सोच के बताइए, t = 0 पर, t = 0 का मतलब जब मेरा प्रोंग यहां पर है अपनी मीन पोजीशन पे, यहां प्रेशर कितना होगा? 0 कि PATM? मानते हो कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इसका मतलब ग्राफ पे देखो, t = 0 पर यहां पर जो प्रेशर होने जा रहा है, ये प्रेशर 0 नहीं होने जा रहा है, ये प्रेशर कितना होने जा रहा है बच्चों? इसलिए मैंने यहाँ पर किंक दिखाया है, इतना तो पता है ना, मैथ्स में किंक दिखा देते हैं ग्राफ पे। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। चलिए अब बताइए, 0 से लेकर t/4 तक बात करेंगे। 0 से लेकर t/4 तक खुद से फील करो, ये मेरा हाथ को प्रोंग मानना। 0 से लेकर t/4 तक ये प्रोंग ऐसे करके आगे गया है, तो जब ये प्रोंग ऐसे करके आगे जाएगा तो इन एयर के पार्टिकल्स को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? हाँ सर। ये पास पास आ जाएंगे, इनको ऐसे करके दबाएगा। जब ये पास पास आ जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये साइनोसॉइडिकली मूव कर रहा है तो यहाँ का प्रेशर भी कैसा चेंज होगा? साइनोसॉइडिकली। प्रेशर बढ़ा और बढ़ते 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 t/4 पे प्रेशर ने क्या अटेन कर लिया बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं t/4 से लेकर t/2 तक। t/4 से t/2 का मतलब ये जो प्रोंग है अभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन की तरफ आ रहा है। तो फील करो, जब ये प्रोंग ऐसे करके वापस मीन की तरफ आएगा तो इन पार्टिकल्स को और दबाएगा या अब ये रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे? Relax होना चाहिए। रिलैक्स होएगा। और जब ये वापस मीन पोजीशन पे यहाँ आ जाएगा तो ये पार्टिकल्स वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट?
यानी कि यहाँ से प्रेशर घटते 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 T/2 पे अगेन नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉर्मलाइज से मेरा मतलब है PATM के बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अगले क्वार्टर की बात करता हूँ। अगला क्वार्टर मतलब T/2 से लेकर 3T/4 तक की बात करता हूँ। T/4 से 3T/4 तक ये ऐसे पीछे जाएगा। जब ये ऐसे करके पीछे जाएगा तो इन पार्टिकल्स को ये और अपने साथ ड्रैग करके लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? प्रेशर और भी कम होगा। ये और दूर दूर चले जाएंगे। और दूर दूर जाने का मतलब इनका प्रेशर नॉर्मल से भी क्या हो जाएगा? कम हो। तो यहाँ से प्रेशर घटेगा 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 और क्या अटेन कर लेगा? एक मिनिमम वैल्यू। किस टाइम पर अटेन करेगा? 3T/4 अब खुद से सोच यार, जब ये 3/4 से वापस आएगा, वापस बढ़ेगा तो प्रेशर को ये वापस नॉर्मलाइज करेगा कि नहीं करेगा? और नॉर्मलाइज करते 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 टी टाइम पे वापस PATM हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। क्या आपको बात समझ में आती है? इसके बाद यही राम कहानी रिपीट होती रहेगी? यस सर। अरे इसके बाद यही राम कहानी क्या होती रहेगी बेटा? रिपीट। स्ट्रॉन्ग फिर आगे जाएगा, प्रेशर फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर बढ़ेगा। यही होता रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? तो क्या आपको ये प्रेशर ऑसिलेट होता हुआ दिख गया? Yes sir. ये प्रेशर क्या साइनोसॉइडिकली ऑसिलेट कर रहा है? Yes sir. हाँ सर। तो ये वेव बनती हुई दिखी कि नहीं दिखी? Yes sir. तो अगर ये वेव बनती हुई दिखी तो इसी प्रेशर के ऑसिलेशन को हम लोग साउंड वेव कहते हैं। क्या ये जरूरी है कि प्रेशर हमेशा साइनोसॉइडिकली ऑसिलेट करे? प्रेशर ध्यान सुनना, प्रेशर किस तरीके से ऑसिलेट करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये ट्यूनिंग फॉर्क कैसे ऑसिलेट कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes sir. मेरे होंठ किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि मैं जो साउंड वेव क्रिएट करूंगा वो किस टाइप की होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes sir. बट हमारे सिलेबस में क्योंकि सिर्फ साइनोसोडल कहानी है इसलिए हम सिर्फ साइनोसोडल की बातें करेंगे कि भैया ये साइनोसोडिकली हमने माना है तो ये साइनोसोडिकली प्रेशर ऑसिलेशन क्रिएट हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes sir. नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है तो आप कहेंगे ये इसका एम्पलीट्यूड है और इसको मैंने नाम दिया डेल्टा पी नॉट। क्या नाम दिया? डेल्टा पी। कई बच्चों के दिमाग में डाउट होता है सर पी नॉट नाम क्यों नहीं दिया? बेटा डेल्टा लिखना जरूरी है क्योंकि एक्चुअली में दिस इज ये जो एम्पलीट्यूड है दिस इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंड नॉर्मल प्रेशर। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ सर। डेल्टा पी नॉट कितना होगा? पी मैक्स माइनस। क्या इतनी बात चमकी तुम सबको? तो अब एक बात बताओ, सोच के बताना, ये वाली जो लेयर है इसका प्रेशर वेरिएशन कैसे लिखा जा सकता है? डेल्टा पी। इसका प्रेशर साइनोसॉइडिकली चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो इसमें डेल्टा पी नॉट क्या है? डेल्टा पी नॉट एम्पलीट्यूड है बेटा। मैक्सिमम चेंज तो डेल्टा पी नॉट का ही है। बोल हाँ या ना? हाँ सर। अब सुनो, ध्यान से सुनना, आराम से प्यार मोहब्बत से सुनना। अभी वेव थोड़ी बनी है, क्या ये वेव इक्वेशन है? नहीं सर। तो आप समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। 0 से लेकर T/2 तक, ध्यान सुनो, 0 से लेकर T/2 तक, या उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूं। जब मैंने आपको रस्सी पर वेव पढ़ाई थी तो आपको एक चीज पता थी कि रस्सी का काम क्या होता था? कुल मिला के रस्सी का काम क्या होता था कि उसे लेफ्ट साइड से जो मिलेगा उसे वो राइट साइड में आगे बढ़ा देगा। याद आ रहा है? Yes sir. हाँ सर। तो भैया इस एयर का काम क्या होगा? इस एयर को इधर से जो मिलेगा उसे क्या करेगा? आगे बढ़ाना। तो एक बात बताइए, ध्यान सुनिए, 0 से लेकर T/2 तक, 0 से T/2 तक जो प्रेशर है इस लेयर का क्या वो नॉर्मल से ज्यादा है? यस सर। हाँ। क्या वो नॉर्मल से? ज़्यादा। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। 9th क्लास में सुना था ये वर्ड? Yes sir. यस सर। मतलब भी समझ में आएगा कि मतलब क्या होता है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब यहाँ की एयर कॉम्प्रेस्ड है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया है? व्हाट है? यहाँ क्या आ गया है? कॉम्प्रेशन। वो कंप्रेशन यही रहेगा या वो कंप्रेशन आगे बढ़ जाएगा? आगे बढ़ते रहेगा पल्स जैसे। एयर के पार्टिकल्स के थ्रू, कोलिजन्स के थ्रू वो कंप्रेशन आगे बढ़ जाएगा और जिस स्पीड से वो कंप्रेशन आगे बढ़ेगा वही साउंड की स्पीड होगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। भाई जिस स्पीड से वो कंप्रेशन का डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, अभी यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, तो मैं यही बोलूंगा ना उसी स्पीड से वो कंप्रेशन या वो एनर्जी आगे जा रही है। बोलो यस और नो? यस सर। दिस v is velocity of
नेक्स्ट T/2 से लेकर T तक, T/2 से लेकर T तक, क्या यहाँ का प्रेशर नॉर्मल से कम हो चुका है? इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? Rarefaction. रेयरफैक्शन मतलब प्रेशर इज लेस देन द नॉर्मल वैल्यू। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो कितने लोगों को ये विजुअलाइज हुआ कि होगा क्या? यहाँ पहले कंप्रेशन आएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर रेयरफैक्शन आएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, आगे बढ़ जाएगा, रेयरफैक्शन आएगा, आगे बढ़ जाएगा, यही चलता रहेगा। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? तुम इसको देखो ना यार, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें एक साइकिल दिखाई है, इसके आगे ये चीज रिपीट होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो साउंड वेव बेसिकली ऑल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. बताइए, एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा। तो अब कहानी ये है साहब कि ये जो इक्वेशन है चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, ये किसका प्रेशर चेंज बता रही है? ये इक्वेशन किसका प्रेशर चेंज बता रही है? इस लेयर का। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन। बेटा रुक जा, पहले मेरी बात पूरी कर लो, मैं फिर पूछ लेना मुझसे जो पूछना है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये किसका प्रेशर चेंज बता रही है? दिमाग लगा के बताओ। सर एक लेयर के पार्टिकल का। यस और नो? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. अगर मुझे वेव इक्वेशन लिखनी है तो वेव इक्वेशन इसका प्रेशर चेंज बताएगी या किसी भी जनरल लेयर x इक्वल टू एक्स का? बताइए। जब आप रस्सी पे वेव इक्वेशन लिखते थे तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस y फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट बताता था पहले वाले का, किसी भी जनरल पार्टिकल किसी का भी बताता था। जनरल पार्ट. जनरल पार्ट का। तो अगर आपको ट्रैवलिंग वेव याद हो तो शायद आपको ये याद होगा कि अगर जनरल इक्वेशन लिखनी होती थी तो t को उठा के t माइनस एक्स अपॉन वी या t प्लस एक्स अपॉन वी से रिप्लेस कर देते थे। कुछ याद आया? Yes, sir. यस सर। तो बस ये t को उठा के आप किससे रिप्लेस कर दीजिए? T minus x by v. अच्छा t माइनस एक्स अपॉन वी क्यों लिया? कई बच्चों के दिमाग में होगा सर t माइनस एक्स अपॉन वी क्यों लिया, t प्लस क्यों नहीं लिया? उल्टा करते थे। Direction. बेटा ये डिस्टर्बेंस पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा है और कुछ Yes, वेव sir. याद है तो वेव अगर पॉजिटिव एक्स में जाती थी तो यहाँ माइनस साइन आता था। Minus. Yes, Okay. sir. Negative में plus. नेगेटिव प्लस आता तो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी। क्या होता है बच्चों? क्या ये मुझे एक जनरल इक्वेशन मिल गई जो किसी भी लेयर का राइट का पार्ट नहीं। एक्स इक्वल टू एक्स वाली लेयर का प्रेशर चेंज बता रही है? यस और नो? Yes, sir. तो पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ सर राइट का पार्ट नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं दिख रहा है? तो सिर्फ ओमेगा x. टी माइनस ही दिख रहा है बस। के नहीं दिख रहा है? के दिख रहा है सर, के दिख रहा है, के एक्स दिख रहा है। दिख रहा सर। अरे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। सर वो कंप्रेशन रिएक्शन को एक बार बता सकते हैं कैसे? अरे ये डेल्टा पी है, ये पहली लेयर का प्रेशर चेंज है। तो किसी भी जनरल लेयर का प्रेशर चेंज लिखना है तो टी को उठा के किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं? T माइनस एक्स बाई वी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ओमेगा बाई वी के बराबर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. नाउ टेल मी, ये इक्वेशन से मुझे जो डेल्टा पी मिल रहा है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर का जो चेंज मिल रहा है, वो किस लेयर में मिल रहा है? पहली लेयर में या किसी भी जनरल लेयर पे जो एक्स पे सिचुएटेड है? किसी भी जनरल. जनरल लेयर पे किसी भी टाइम में कितना प्रेशर का चेंज आ रहा है, क्योंकि प्रेशर तो चेंज कर ही रहा है, वो हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। यानी कि इसी को हम बोल देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि साउंड को समझने का, साउंड को फील करने का, साउंड को इंटरप्रेट करने का जो पहला तरीका है वो है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेशर वेव, कि प्रेशर किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। अगर हम उसको स्टडी कर लें तो वही हमारे साउंड की स्टडी होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। नोट करिए इतना। डेल्टा बेटा एक एक करके बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा। सर इसमें किंग क्यों बना है इसमें? बेटा किंग किस लिए बनाया है ना, क्योंकि टी बराबर 0 पे पी 0 थोड़ी है, पी एटीएम है, नॉर्मल प्रेशर है ना। अच्छा हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 0 से थोड़ी शुरू हो रहा है ग्राफ।
सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर कंप्रेशन रेयरफैक्शन कैसे मिला वो बता सकते हो और एक बार? बेटा ग्राफ देखो 0 से लेकर T/2 तक जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, यस सर। मतलब लेयर का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब कंप्रेस्ड है लेयर की नहीं। हाँ यस सर। और T/2 से लेकर T तक कम है PATM से। तो उसको रेयरफैक्शन बोल दिया, उसको कंप्रेशन बोल दिया। तो पहले कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफैक्शन आएगा, फिर उसके बाद फिर कंप्रेशन आएगा। नहीं यही बात समझ? हाँ यस। सर डाउट हाँ, सर, जब भी कंप्रेशन होता है तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा तो आगे जाएगा, पर सर फिर जब भी रेयरफैक्शन होता है तो वापस पीछे भी आना चाहिए था। पीछे क्यों आएगा बेटा? रेयरफैक्शन फिर लो प्रेशर करेगा, पीछे आना चाहिए। बेटा रेयरफैक्शन का मतलब उस लेयर में प्रेशर लो है तो वो डिस्टरबेंस आगे भी तो मूव करेगी। सर आगे से पार्टिकल्स पीछे क्यों नहीं आते हैं उसको फिलअप करने के? अरे अभी बताता हूँ, आगे से पार्टिकल्स फिल अप नहीं, अभी बताता हूँ क्या होता है, पहले इतना नोट करो। सर डेल्टा Yes. पी मैक्स माइनस पी मिनिमम होगा ना? क्या बेटा? डेल्टा पी मैक्स माइनस पी मिनिमम होगा इक्वेशन में। डेल्टा पी मैक्स माइनस पी एटीएम। डेल्टा पी नॉट इज द एम्पलीट्यूड। डेल्टा पी हमेशा चेंज कहाँ से लेंगे? चेंज आप पी एटीएम से लेंगे, मीन पोजीशन से चेंज लेते हैं ना बेटा। तो सर मतलब डेल्टा पी को पी मैक्स माइनस क्या लिखेंगे क्या उसको एक्चुअल में? डेल्टा पी को होगा प्रेशर चेंज, मतलब किसी भी पॉइंट का प्रेशर माइनस नॉर्मल प्रेशर। ओके सर समझ गया। यहाँ देख ग्राफ देख, ये कोई भी पॉइंट अगर मैं लूं तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, यही तो डेल्टा पी है यहाँ पर। डेल्टा पी है। यहाँ का Okay, प्रेशर sir. माइनस नॉर्मल प्रेशर। डिड यू गेट इट और नॉट? यस सर समझ गया। यस सर हो गया। पक्की बात है? यस सर। सब कुछ लिख लिया आपने? यस सर। सर आप हमने बोला था आप जब तक के आप मतलब दिखा रहे हो तब तक के हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद अगर जितना हमारा लिख के हो गया उतना हो गया बस। हाँ, या तो फिर ऐसा बोलो कि सर हम एंड में लिख लेंगे। हाँ सर एंड में चलेगा। मतलब घर पे सर, घर पे ही लिख लेते हैं हम वीडियो पे। फिर सुनो, फिर लिख लेना, ये मत करना कि नोट्स को लिया और जला के हाथ ताप लिए। समझ में आ रही बात? लिख लेंगे क्लास के बाद। आप चेक किया करो ना। चलो इधर देखो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है भाई साहब, हो क्या रहा है। क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट वेव। साउंड वेव एज डिस्प्लेसमेंट वेव। बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, वरना अगर तुम्हें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए ध्यान से सुनना, ये पूरा डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं तो यहां मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने साउंड को इंटरप्रेट करने का एक तरीका तो ये निकाला कि भाई प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है। भाई मैंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि आखिर उस लेयर का प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब मैं ये देखता हूं कि जो मीडियम का पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा अगर ट्यूनिंग फॉर्क है और इस ट्यूनिंग फॉर्क से बगल में ये एयर में मैं कोई भी जनरल पार्टिकल ले लूं, दिस पार्टिकल जो यहाँ से लेटेस्ट से ट्यूनिंग फॉर्क से x डिस्टेंस पे पाया जाता है, तो मेरा ट्यूनिंग फॉर्क अगर इस तरीके से ऑसिलेट करेगा तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे हिलेगा तो ये पार्टिकल भी तो ऐसे ऐसे हिलेगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये इसकी क्या है बोलिए? मेन पोजीशन। और मैं बोलूं कि मीन पोजीशन से कितने एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहा है, बोलो? एस नॉट। एस नॉट मैंने बोल दिया इसका एम्पलीट्यूड है ऑफ द ऑसिलेशन। तो किसी भी जनरल टाइम टी पर, किसी भी जनरल टाइम टी पर ये यहाँ पाया जाएगा या इसका कुछ ना कुछ जनरल डिस्प्लेसमेंट होगा? एस बोलो यस और नो? जनरल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये जो जनरल डिस्प्लेसमेंट है इसकी भी एक इक्वेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब अगर आप दिमाग लगा के देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी
कि ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी होगी जो रस्सी के पार्टिकल की होती थी। द ओनली डिफरेंस इज मैंने यहाँ पे एस इसलिए यूज किया, वाई क्यों नहीं यूज किया। जब आप वहां इक्वेशन लिखते थे वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कई बार बच्चों का डाउट होता है सर आपने वाई क्यों नहीं लिखा। वाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेटा अगर मैं इसको वाई लिख देता, जनरल डिस्प्लेसमेंट को वाई लिख देता, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, रस्सी का पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा था इसलिए वाई यूज किया था। ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा है, इसलिए इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई की जगह हमने क्या यूज कर लिया है, टेल मी एस। पर एक बात बताओ, जिस प्रकार से रस्सी का पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, बस फर्क क्या है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, क्या और कोई डिफरेंस है इसमें, क्या और कोई डिफरेंस है? नहीं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, हाउ विल यू राइट एस, खुद से बताओ सोच के। एस बराबर एस नॉट ओमेगा टी माइनस के एक्स। भाई रस्सी पर जो ट्रैवलिंग वेव थी उसकी इक्वेशन क्या थी, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही पढ़ा था आपने कि नहीं? यस सर। बताइए y क्या बता रहा था? y यही तो बता रहा था कि रस्सी पर ये जो वेव है किसी भी जनरल पार्टिकल का किसी भी जनरल टाइम पे क्या जनरल डिस्प्लेसमेंट y है, बोलो याद आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ y इसलिए लिया था क्योंकि वो ट्रांसवर्सली मूव कर रहा था, यहाँ ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो जनरल डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो जनरल डिस्प्लेसमेंट s हो गया, एम्पलीट्यूड a की जगह मैंने s नॉट लिख दिया, बाकी इक्वेशन सेम है। एनी प्रॉब्लम? तो अब हमने क्या किया, हमने साउंड को इंटरप्रेट करने का एक तरीका और निकाला जिसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट वेव, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो मीडियम के पार्टिकल है वो किस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है या किसी भी टाइम टी पे उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे स्टडी किया जा सकता है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। चलो, इसमें कोई डाउट है? सर तो मीडियम के पार्टिकल्स तो एसएचएम ही कर रहे हैं, क्या मीडियम के पार्टिकल्स एसएचएम ही कर रहे हैं ना, आगे पीछे। हाँ, मीडियम के पार्टिकल्स बेटा सिर्फ आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं ना, एसएचएम ही कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी कैसे जा रही है, क्या एनर्जी कैसे आगे जा रही है? बेटा कोलिजन से ये पार्टिकल आगे जाता है, कोलाइड करता है, आगे वाले को दे देता है। ठीक है सर। अभी और क्या समझाया था, बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? नो डाउट। चलो आओ देखो, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तुमको दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है? अब तक मुझे इतना पता है कि मेरी जो साउंड की वेव है उसे मैं दो तरीके से पढ़ सकता हूं, या तो प्रेशर का ऑसिलेशन देख लूं, प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है, या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे किस तरीके से चेंज हो रहा है। यही तो है। इन दोनों वेव्स के बीच में क्या निकालना है मुझे? आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, यहां देखिए और फील करिए। अगर यहां पर मैं एक एयर की छोटी सी लेयर काट लूं, लेट अस से ये एयर की लेयर काट ली मैंने, ये वाली एयर की लेयर काट ली, मुझे सोच के बताओ इस लेयर का जो वॉल्यूम है ये फिक्स रहेगा कि टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। जब इसमें कंप्रेशन आएगा तो ये पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, रेयरफैक्शन आएगा तो ज्यादा हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? कैसे समझा? तो माय फर्स्ट थिंग इज इसका वॉल्यूम सेम रहेगा कि वॉल्यूम में चेंज आएगा? वॉल्यूम चेंज होता है। चेंज होगा सर। यहाँ जो प्रेशर है वो सेम रहेगा कि वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा? प्रेशर भी चेंज कर रहा है। प्रेशर चेंज कर रहा होगा, प्रेशर वेव अभी हमने निकाली, प्रेशर टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा कि नहीं, बोलो? हाँ सर। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, वो कौन सी रिलेशनशिप है जो आपने पढ़ी थी फ्लूइड्स के अंदर जो प्रेशर के चेंज को और वॉल्यूम के चेंज को रिलेट करती थी? बर्नौली। बर्नौली नहीं, बल्क मॉडुलस सुना था किसी जमाने में? यस सर। हाँ सर। क्या था बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस याद दिलाता हूं मैं, बल्क मॉडुलस का माइनस डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम को रिलेट करता था। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो देखिए इधर ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क के बगल में एयर है, ये ट्यूनिंग फॉर्क के बगल में क्या है? एयर है। कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? चलो
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया मैंने? एक लेयर अपने मन से मान लिया, कितना एरिया की? एक। और इस लेयर के अंदर मैं दो पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। एक तो ये वाले पार्टिकल्स जो ट्यूनिंग फॉर्क से कितनी दूरी पर पाए जा रहे हैं, और एक ये वाले पार्टिकल्स जो ट्यूनिंग फॉर्क से कितनी दूरी पर पाए जा रहे हैं, x plus dx. That means what I'm trying to say here is कि मैं कितने एयर को स्टडी कर रहा हूं? मैं इस वाली एयर को स्टडी कर रहा हूं जिसकी विड्थ कितनी है बेटा? Ex विड्थ है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो किसी भी टाइम t पर, मैंने टाइम फिक्स कर दिया, किसी भी टाइम t पर एयर के जो ये पार्टिकल्स हैं ये कहां पर पाए जा रहे हैं? बोलो x और d, और ये वाले कहां पाए जा रहे हैं? ये मान लो इनकी मीन पोजीशन है और ये मान लो इनकी मीन पोजीशन है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अब एक बात बताइए, इसके अंदर अगर मैंने ये इसको मैं ऑसिलेट करा दूं, अगर ऐसे करके ऑसिलेट करा दूं, तो क्या इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट वेव चल रही होगी? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसके अंदर एक साउंड वेव चल रही होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, ये पार्टिकल यहीं रुके होंगे कि मूव कर रहे होंगे आगे पीछे? Move कर रहे हो। ये तो मैंने किसी टाइम टी पर फोटो खींच के दिखाया है कि किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ है और ये पार्टिकल यहाँ। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, जो sir. पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बताओ इस टाइम टी पर इस लेयर का वॉल्यूम कितना है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर? ADX. Into dx. a into dx। थोड़े से टाइम के बाद, जस्ट फील एंड टेल मी, थोड़े से टाइम के बाद इसका वॉल्यूम सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इसके अंदर जो प्रेशर है वो सेम रहेगा कि वो चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आइए स्टडी फील करने की कोशिश करते हैं कि कैसे फिर हो जाएगा। अगर इसके अंदर एक साउंड वेव चल रही है तो साउंड वेव की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो मैं ये मान सकता हूं, एस बराबर एस नॉट साइन माइनस, सोच के बताओ, एक ही टाइम पर, क्योंकि टाइम तो फिक्स है तो टाइम की वैल्यू तो फिक्स हो गई, एक ही टाइम पर क्या ये एस की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? इसका मतलब इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और इन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कि अलग अलग होगा? अलग होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. मैंने बोला कि यहाँ पे अगर dt टाइम के अंदर, एक बहुत छोटे से टाइम के अंदर, ये वाले पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो गए? बोलो। Yes. तो क्या ये भी s मूव किए होंगे? Yes, sir. तो s वो नॉट change होता है। ये मूव कर जाएंगे s प्लस ds। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. समझा। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस लेयर का वॉल्यूम सेम रहा कि चेंज हो गया? Change हो गया। चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? ADS. ये ADS है। a इंटू ds से चेंज हुआ। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? हाँ सर चमकी। Yes. बहुत अच्छी बात है। बताओ यहाँ से डेल्टा v अपॉन v क्या लिखूंगा? अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो a कट जाएगा क्या मेरे Yes पास? by dx. Yes by DX. अपॉन dx। बहुत अच्छी बात है साहब। अब अगर डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो क्या यहाँ से डेल्टा v अपॉन v की जगह में माइनस का डेल्टा p अपॉन बल्क मॉडुलस लिख सकता हूँ बेटा? बिल्कुल सर। दिस इज इक्वल टू ds अपॉन dx एंड रादर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस का b इंटू ds अपॉन dx। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोल यार, पक्की बात है? हाँ सर। और इस रिलेशनशिप के ऊपर बेटा मैंने ये हैश साइन लगाया, इसका मतलब आप इसे याद रखेंगे। इसकी एक यूटिलिटी होती है। क्या यूटिलिटी होती है अभी आगे समझाया जाएगा। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो सोचो यार, डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस का b, ये ds बाई dx तो मैं निकाल सकता हूं ना, क्योंकि अगर मैंने ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मानी है तो इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं तो ds बाई dx आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ सर। बोलो हाँ कि ना। Yes. Yes sir. बताओ यहाँ से ds बाई dx कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। माइनस ऑफ माइनस ऑफ ks नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस हो गया। कितना आ गया ये? दिस इज आ गया डेल्टा पी। बोल इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आप मेरी बात सुन, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू बी के एस नॉट साइन टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू? कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस सर। तो अब देखता हूं मैं आपको क्या दिख रहा है। आपको जो दिखना चाहिए वो ये दिखना चाहिए, वो ये है
कि हम ये जो इक्वेशन लेके हमने शुरू करा था, वो हमने ये इक्वेशन लेके शुरू करा था। ये किस वेव की इक्वेशन है? अरे ये किस वेव की इक्वेशन है? Displacement wave. Displacement wave. लुक केयरफुली, जब इस डिस्प्लेसमेंट वेवलेट को मैंने शुरू किया और डिराइव किया तो अल्टीमेटली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये प्रेशर वेव की इक्वेशन लिखी है कि नहीं लिखी? Yes. अरे यहाँ देखो बेटा, ये प्रेशर वेव की इक्वेशन इस फॉर्म की थी कि नहीं थी? Yes. यहाँ क्या लिखा था बोलो? Delta P. डेल्टा पी नॉट। आपको समझ में आता है कि ये जो BK_S0 लिखा हुआ है यही क्या है हमारा? Delta P naught. डेल्टा पी नॉट, यानी कि प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो इस रिलेशनशिप से मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि अगर प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड डेल्टा पी नॉट है और डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड S0 है, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू BK_S0। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. एक बड़ी चीज मुझे और दिख रही है, जो डिस्प्लेसमेंट वेव में लेके शुरू किया था वो साइन की वेव थी, जबकि जो प्रेशर वेव आई है वो कॉस में आई है। कॉस को मैंने बाद में π/2 ऐड करके लिखा है, यानी कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में π/2 का फेज डिफरेंस है। कैन यू सी दिस और नॉट? Yes, sir. कौन π/2 आगे, प्रेशर की डिस्प्लेसमेंट? Pressure. Pressure. प्रेशर। दैट मींस एक बड़ा पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि प्रेशर वेव इज π/2 अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। इनके बीच में जो दो इंटर रिलेशनशिप है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जल्दी बताइए। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। हाँ पूछो, क्या क्या एक बार और बताना। बेटा सेकंड पॉइंट याद है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये इसका फेज एंगल है ω_t - kx। इसका फेज एंगल कितना है? ω_t - kx प्लस π/2। तो π/2 का फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में कि नहीं? और किस में ज्यादा फेज है? प्रेशर में ज्यादा है, तो प्रेशर आगे चल रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब लेकिन मजा तब आएगा भैया जब हम ये समझ पाए कि ये जो π/2 का फेज डिफरेंस है, इसका एक्चुअली में फिजिकली मतलब क्या है। ध्यान से सुनना। एक काम करता हूं मैं, जस्ट फील दिस। ये x, ये s, डिस्प्लेसमेंट वेव बना रहा हूं s और x की। यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको एयर की लेयर्स। यहां पे मैं क्या दिखा रहा हूं? एयर की लेयर्स। और यहां पर नीचे, जस्ट नीचे मैं ग्राफ बना रहा हूं प्रेशर वर्सेस एक्स। किसका ग्राफ बना रहा हूं? एक ही ग्राफ में देखो मैं सब दिखा रहा हूं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का ग्राफ है, यहाँ मैंने दिखाया है कि एयर किस तरीके से दिख रही होगी, और इसके जस्ट नीचे में किसका ग्राफ बना रहा हूं? प्रेशर वर्सेस। चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। ध्यान से सुनो, बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेव मैंने ये चूज करी, एस बराबर माइनस। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? अब जो मैं आपसे पूछूं, अगर आपको इसमें से एक भी बात नहीं समझ में आए तो तुरंत बोलना सर कि सर ये हमें हवा नहीं लगी। ठीक है, तुरंत बोल देना। एक बात बताओ, क्या ये बात समझ में आती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेव साइन में लेके चलेंगे तो प्रेशर वेव कॉस में आने वाली है? क्या हमको ये समझ में आता है कि जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉस या तो 1 होता है या -1 होता है? सिमिलरली जहां पर cos 0 होता है वहां पर नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि जहां पर s कितना आएगा वहां पर डेल्टा p कितना आएगा? P naught. प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? Yes, sir. भैया यहाँ देखो ना यार, यहाँ देखो, देखो ध्यान से। जहां पर ये साइन पूरा 0 होगा वहां पर ये कॉस की पूरी टर्म, ये वाली टर्म या तो 1 होगी या -1 होगी। यस और नो? तो डेल्टा पी या तो प्लस BK_S0 या माइनस BK_S0। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि या तो प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट। इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पर चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है। चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है। क्या इसका ये मतलब है कि प्रेशर मैक्सिमम है, या इसका ये मतलब है कि प्रेशर मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रेशर PATM से ऊपर भी हो सकता है मैक्सिमम, और PATM से नीचे मिनिमम भी हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। मतलब जहां पर S0 है वहां या तो कंप्रेशन होएगा या क्या होएगा, Rarefaction. इतनी बात चमकती है कि नहीं चमकती? यस सोच के बताओ, जहां पर S0 के बराबर है प्लस माइनस S0, जीरो सोचो सोचो, ये S प्लस माइनस S0 के बराबर कैसे होएगा? साइन मैक्सिमम जब मेरा साइन या तो 1 हो या -1 हो, मानते हो? यस सर। Yeah. बेटा साइन जहां पर 1 होता है या -1 होता है वहां पर cos 0 होता है, नहीं आई बात समझ? हाँ Yes, सर यस समझा। सर। cos 0 का मतलब डेल्टा P कितना आएगा? डेल्टा P 0 होने का मतलब ये नहीं है कि प्रेशर 0 है, डेल्टा P होने का मतलब प्रेशर किसके बराबर है? PATM। चेंज इन प्रेशर 0 है, यानी कि वहां पर ना कंप्रेशन है ना रेयरफैक्शन है, लेयर अपने नॉर्मल प्रेशर में है। क्या ये बात मैथमेटिकली समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं इसको आप मुझे समझाइएगा। अगर आपने इसको फील कर लिया तो मेरा काम सफल हो जाएगा। देखो भैया, S बराबर S0 साइन ओमेगा t माइनस KX, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं एट t बराबर 0 की, बिल्कुल शुरू में फोटो खींच लेते हैं, t को 0 पुट कर दो यहाँ पर, S कितना आया? बोलो पक्की बात है? अगर इसका ग्राफ बनाओगे बेटा, क्योंकि यहां मुझे ग्राफ प्लॉट करना है S वर्सेस X का, तो ये ग्राफ साइन का बनेगा कि माइनस साइन का? माइनस, ये रहा माइनस साइन का ग्राफ। क्या कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? नाउ जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसको मुझे बताइए। इस पॉइंट को देखिए, यहां पर S कितना है? 0 इस पॉइंट को देखिए, 0 इस पॉइंट को देखिए। 0। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर यहां पर S 0 है तो जो चेंज इन प्रेशर है वो मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। अरे बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर यहां पर मैं प्रेशर स्टडी करूं, जिसका ग्राफ मुझे नीचे बनाना है, अगर मुझे यहां पर प्रेशर स्टडी करूं तो यहां पर या तो कंप्रेशन हो रहा होगा या रेयरफैक्शन हो रहा होगा। बोलो मानते हो कि नहीं? Yes sir. अभी मुझे नहीं पता कि कंप्रेशन है या रेयरफैक्शन है, बट इतना पता है कि या तो कंप्रेशन है या रेयरफैक्शन है। आइदर द प्रेशर इज मैक्सिमम और द प्रेशर इज मिनिमम। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस Same goes for this point, same goes for this point. Yes? I am just giving you 30 seconds. Think yourself. यहाँ कंप्रेशन है कि रेयरफैक्शन है? सो डिपेंड करता है इनिशियली ट्यूनिंग फोक को कैसे मूव। कंप्रेशन है या रेयरफैक्शन है? सोचो, आराम से सोचो। कंप्रेशन। तो सोर्स पे डिपेंड करेगा ना। अरे बेटा वेव इक्वेशन जो दी है उससे बताओ ना। रेयरफैक्शन। कंप्रेशन। चलो भाई, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे है कंप्रेशन, और इस कंप्रेशन को फील करने के 3 तरीके हैं। 2 तरीके हैं गणित से रिलेटेड और एक तरीका है सिंपल कॉमन सेंस से रिलेटेड। मैं आपको तीनों तरीके एक एक करके समझाता हूं। अगर आपको तीनों समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। बोलिए शुरू करें। सबसे पहला सिंपल मैथमेटिक्स का तरीका। मैथमेटिक्स का तरीका क्या है साहब? मैथमेटिक्स का तरीका यह है कि अभी जब हमने डेरिवेशन करा था तो डेरिवेशन में एक जगह एक रिलेशन आया था, डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस ds बाई dx इंटू बी। ये आया था? अच्छा हाँ यस जिस पर मैंने ये देखो यहाँ पर हैश साइन लगाया था और बोला था इसको याद करना है। दिख रहा है? यस यस। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर तू ध्यान से सोच तो ये जो ds बाई dx है, क्या ये s वर्सेस x का स्लोप नहीं है? हाँ सर। अरे ये sx ग्राफ का स्लोप है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। हाँ तो सोचो बेटा, आओ सोचो। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जिसकी बात कर रहा हूं, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप नेगेटिव है सर। यहाँ स्लोप नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। और अगर मैथ्स पढ़ी है तो ये भी पता है कि यहाँ स्लोप नेगेटिव तो है ही और पॉजिटिव स्लोप है। बोलो वो सॉरी मैक्सिमम स्लोप है मैग्नीट्यूड में। यस और नो? यस तो थिंक योरसेल्फ, ये जो ds बाई dx है ये नेगेटिव है,
एक नेगेटिव पीछे और लगाए तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर। magnitude wise, since this ds by dx is maximum, will I get the maximum value of delta p? Tell me yes or no. Yes, Yes, sir. sir. Yes, यानी sir. यहाँ पर डेल्टा पी क्या मिलेगा? Delta P max. यानी कि ये किसका पॉइंट है? Compression. इस वाले पॉइंट की बात करो। यहाँ पर जो स्लोप है मैग्नीट्यूड में वो भी मैक्सिमम है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव डालूं, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम डालूं, तो डेल्टा पी तो नेगेटिव आएगा। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. ये कंप्रेशन का पॉइंट हुआ कि रेयरफैक्शन का पॉइंट हुआ? Rarefaction. Fraction का. सिमिलरली जे वाला पॉइंट, क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो अब अगर तुमने ये इसी लॉजिक से बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस पॉइंट? ये कंप्रेशन का पॉइंट है, रेयरफैक्शन का पॉइंट है, नॉर्मल प्रेशर का पॉइंट है? Normal pressure. Delta P क्योंकि जीरो होता है. हाँ, slope 0 होगा. यहाँ पे बेटा स्लोप जीरो है कि नहीं है? Yes, Yes. sir. Maximum आया वहाँ पे. अगर ds by dx जीरो है तो डेल्टा पी जीरो है। डेल्टा पी जीरो होने का मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं है. ATM पे। दिस इज पी एटीएम। ये नॉर्मल प्रेशर का पॉइंट है। नहीं आ रही है बात समझ में? समझ में आएगा. आप आगे सुनिएगा, सुनिए ध्यान सुनिएगा। अब हो सकता है कि इसमें इस मेथड को आपको नोट तो नहीं करना है, मैं इसको चेंज करूँ या दोबारा बना के दिखाऊं? सर क्या आप नोट करने का थोड़ा टाइम दे सकते हो क्या सर? बाद आप 2 में मिनट बहुत नोट- मुश्किल होता है. 2 मिनट नोट कर लीजिए इस तरीके को, क्योंकि वरना बाद में ना क्या होगा कि मैं इसी में चेंज करूंगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। आप इसको लिख लीजिए। और इसके पहले वाला स्लाइड दिखाओ ना. हाँ, ये वाला स्लाइड आपने नोट किया था कि नहीं किया था? नहीं. नहीं क्या? Yes. नहीं किया था। ये वाला नोट किया था? हाँ सर, ये वाला क्या? Yes, sir. किया था ना यार? Yes, sir. क्या था? हाँ, आप नोट कर लो साथ बाय साथ। साथ के साथ नोट करोगे ना तो लिखते हुए थोड़ा याद भी होंगी जाएगी चीजें। आप नोट कर लो, मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट, आराम से लिखिए। हाँ बोलो। सर वो कंप्रेशन वाला आप रिपीट करेंगे? कंप्रेशन वाला क्या रिपीट करूं बेटा? यहाँ पर स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, हाँ सर। मैक्सिमम दिख रहा है। हाँ बेटा इस रिलेशनशिप में ये ds बाई dx एक तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो डेल्टा पी भी मैक्सिमम आएगा। यानी कि डेल्टा पी मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, यानी कि क्या है? कंप्रेशन। नहीं आई बात समझ में? हाँ आ गया सर। तो इतना यहाँ से लिखो जरा ढंग से, फटाफट आराम से लिख लो, कोई जल्दीबाजी मत करना, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। सर 1 मिनट हो गया? छाप लिया?
यस सर। ये लिख लीजिए फटाफट से। नहीं हुआ सर। तो बेटा लिख लो आराम से ऐसे। डन। यस सर। चलो नोट करो। यस डन सर। यहाँ नोट करिए फटाफट। लिख लिया बेटा इतना। ग्राफ बनाना। डन सर। चलो इधर देखो। यस सर। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई कुछ बच्चे मेडिकल में भी हैं, उनका हो सकता है कि सर हमें स्लोप का इतना फील नहीं है, भाई हम बिना स्लोप के कैसे देखेंगे। तो देखो सबसे इजी तरीका, सबसे लड्डू तरीका क्या है पहचानने का, वो समझो। ध्यान सुनना। ये पॉइंट दिख रहा है, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 0। इसके जो जस्ट लेफ्ट वाला पार्टिकल है ये, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और जो जस्ट राइट वाला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। अच्छा एक बात बताइए, पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये ऊपर चला गया, और नेगेटिव का ये मतलब ये नीचे चला गया? नहीं सर। एयर ऐसे ऐसे चल रही है कि ऐसे ऐसे चल रही है? आगे पीछे। तो समझो ये वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जो पार्टिकल यहाँ पे था वो इस तरफ आ गया है, और जो इधर वाला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इधर वाला पार्टिकल इस तरफ आ गया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? फील करो बेटा, अगर ये दोनों पार्टिकल इस तरफ आ गए तो यहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट होता हुआ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये है कंप्रेशन। अब यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट को देखो अपने आप, यहाँ पे जो इधर वाला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ वाली एयर का पार्टिकल इधर भाग गया है। इसके इधर वाले पार्टिकल है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इधर वाला पार्टिकल इधर भाग गया है। तो यहाँ एयर पास आ रही है कि दूर दूर चली गई है? बोलो बोलो जल्दी बताओ। दूर चली गई है बेटा। दूर दूर जाने का मतलब है यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? बोलिए। रेयरफैक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और सबसे सिंपल तरीका, जो मैथ्स वाले बच्चों को तो बहुत ही इजी लगेगा, जो सबसे सिंपल तरीका था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फील करने का, वो ये था कि ये रही साहब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में आपने टाइम क्या पुट किया है? जल्दी बताइए, टाइम क्या पुट किया है? टाइम पुट किया है 0। तो एक बात बताओ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तो क्या मैं इससे प्रेशर इक्वेशन लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते यस सर। कैसे लिख सकता हूँ? प्रेशर इक्वेशन होगी डेल्टा पी नॉट साइन माइनस एक्स प्लस माइनस के एक्स प्लस
5/2 पाई/2 लिख दो। रखना होता है। तो क्या ये cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। लेकिन आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? तो अब अगर मैं इसमें t बराबर 0 डाल दूं, तो यहाँ t 0 डाल दूं, तो cos ऑफ माइनस के एक्स, cos के अंदर माइनस का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता। नहीं सर पड़ता सर। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा p का ग्राफ बनाऊं, तो क्या डेल्टा p का ग्राफ cos का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बन जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा p में cos का ग्राफ बना दूं, यहाँ पे प्रेशर के साथ cos का ग्राफ बना दूं, तो आई एम श्योर आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि दिस इज हाउ द cos का ग्राफ विल लुक। यस और नो? यस सर। तो इससे कुछ डायरेक्टली दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा सर, नब्बी नहीं दिखा। सर प्रेशर मैक्सिमम है, फिर बाद में मिनिमम पे जाएगा तो अरे स्टार्टिंग में इससे नहीं दिखा तुम्हें क्या? सर हम लोग या तो पहले ग्राफ को ही π/2 आगे खींच लेते हैं। हाँ वो एक ही बात है, π/2 आगे नहीं, मैं तुम्हें फील करना सिखाया। बोलो भैया, अब बताओ यहाँ पर प्रेशर क्या दिख रहा है? व्हाट इज द प्रेशर दैट यू आर सीइंग? मैक्सिमम मैक्सिमम। जबकि जो ये वाला पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या दिख रहा है? जल्दी बोलो। मिनिमम। तो प्रेशर एक जगह मैक्सिमम है, एक जगह मिनिमम है, यानी कि ये कंप्रेशन का पॉइंट है और ये किसका पॉइंट है बेटा? रिएक्शन का पॉइंट है। रिएक्शन का पॉइंट। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूजियाना नहीं। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? S0 है, दिख रहा है? यस अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग आगे बात करूं, तो इसके करस्पॉन्डिंगली, क्योंकि मैंने ऑन स्केल नहीं बनाया, लेकिन अगर आप यहाँ देखें ग्राफ पे, तो ये पॉइंट आ रहा है। क्या इसका मतलब है प्रेशर 0 है? सर प्रेशर 80 है। ये ग्राफ पे कौन सा पॉइंट था? 0 था कि PATM था? तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो PATM का पॉइंट है, और अगर PATM का पॉइंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर डेल्टा P 0 है? बोल जल्दी बोल। यस सर। तो क्या तुम्हें ग्राफ से एक चीज फील हो रही है, जो मैंने अभी यहाँ पे मैथमेटिकली लिख के दिखाई थी आपको? इन दो डब्बों में ये चीज आपको ग्राफ पे दिखनी चाहिए। जहां S0 है, देखिए यहाँ S0 है, यहाँ S0 है, जहां जहां S0 है वहां पे चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है। कैन यू सी दिस और नॉट? जहां पर S0 है, ये रहा पॉइंट, जहां पर S0 है वहां पर प्रेशर ATM के बराबर है, चेंज इन प्रेशर 0 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? नोट करो फटाफट जल्दी। बातें नहीं करो बेटा। हो गया इतना? नहीं सर एक सेकंड। हाँ सर। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। चलो ध्यान से सुनना बेटा। किसी भी मीडियम के अंदर
जो साउंड की वेव होती है, क्योंकि साउंड की वेव मीडियम स्पेसिफिक है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो किसी भी मीडियम के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है बेटा, उसका जनरल फॉर्मूला होता है उस मीडियम की इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय उस मीडियम की डेंसिटी, यानी कि उस मीडियम की इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई डिवाइडेड बाय उस मीडियम की डेंसिटी विच इज रो। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सॉलिड्स में साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर सॉलिड में इलास्टिसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय यंग्स मॉडुलस। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। ये फॉर्मूला हो जाएगा y बाई रो, वेयर y इज द यंग्स मॉडुलस। हालांकि अगर मैं सॉलिड्स की जगह फ्लूइड्स की बात करूं, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड, तो आई होप आप सबको पता होगा कि लिक्विड्स एंड गैसेस की जो इलास्टिसिटी होती है वो यंग्स मॉडुलस से नहीं, कौन से मॉडुलस से डिफाइन होती है? बल्क मॉडुलस से डिफाइन होती है। और बल्क मॉडुलस क्या होता है ये भी हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बात करी थी, यानी कि दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ सॉलिड, दिस यू कैन यूज इन अ लिक्विड एज वेल एज अ गैस, राइट। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सी बात है। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या कि हमारे एक साइंटिस्ट भैया थे जिन्होंने इतिहास में फिजिक्स के अंदर हर जगह टांग अड़ाई है, क्या नाम है उनका? इनकी बात करते हैं। चलिए ध्यान से सुनना बच्चे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो बेटा ध्यान सुनो, अगर मुझे एयर में स्पीड निकालनी है तो मेरे पास जो जनरल फॉर्मूला है किसी भी गैस के लिए वो है अंडर रूट बी बाई रो। ये बात मानते हो? नाउ अंडरस्टैंड, न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि साउंड प्रोपोगेट्स इन एयर आइसोथर्मली। मतलब उसने बोला जब साउंड एनर्जी, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो जब ये एनर्जी ट्रैवल करेगी एयर के थ्रू तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल मतलब एयर के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम्हें तो खुद से फील करके देखना, ऐसे अगर बहुत जोर से बोलोगे तो एयर गर्म फील होती है अपने हाथ के कांटेक्ट वाली कि नहीं? यस सर। है ना? उसने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं होता, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है इसका मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर पीवी बराबर कांस्टेंट है और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा पीडीवी प्लस पीडीपी इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे मिल जाएगा पीडीवी इज इक्वल टू माइनस का वीडीपी, और यहां से मुझे मिल जाएगा पी इज इक्वल टू माइनस का डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो यार, क्लियर है इतना? जरा इसको ध्यान से देखो, है क्या बेसिकली? बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस ही तो है यार। देखो बल्क मॉडुलस की जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो अगर मैं चेंजेस छोटे ले लूं तो डेल्टा पी की जगह डीपी आ जाएगा, डेल्टा वी की जगह डीवी आ जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दैट मीन्स न्यूटन, ध्यान सुनना, न्यूटन के हिसाब से साउंड की जो स्पीड है एयर में उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्योंकि न्यूटन के हिसाब से जो बल्क मॉडुलस है वो किसके बराबर है? प्रेशर। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया वो ये दिया, अंडर रूट टी बाई रो। उसने कहा इस फॉर्मूले से आप एयर में साउंड की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट पी बाई रो से, ऐसा उसने बोला। अब बेटा इतिहास में ना, हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि किसी ने न्यूटन को गलत साबित किया है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं ना, उसी में 2 जगह मैं आपको सिखाऊंगा जहां पर न्यूटन गलत साबित हुए थे। एक यहाँ पर और एक जब हम हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, लाप्लासिस थ्योरी, सॉरी हाइजेंस थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि वहां पर भी न्यूटन को गलत साबित किया गया था। गलत कैसे साबित किया गया कि एक लाप्लास नाम का प्राणी था, उसने क्या किया, उसने कहा न्यूटन भैया अगर तुम ये फॉर्मूला दे रहे हो तो इस फॉर्मूले से तो मैं स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकता हूँ।
क्योंकि एयर का प्रेशर मुझे पता होता है, रूम टेम्परेचर पे एयर का प्रेशर मुझे पता होता है, इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm 10⁵ पास्कल, और एयर की डेंसिटी भी हमको पता होती है ऑलमोस्ट 1 kg/m³। बोलो यस और नो? यस। तो बेटा जब इसमें सारी वैल्यूज डाली, एयर का प्रेशर डाला, डेंसिटी डाली, तो यहां से वेलोसिटी निकल के आई 280 मीटर/सेकंड। एयर में कितनी स्पीड निकल के आई? और एक्सपेरिमेंटली लोग ये पहले ही फाइंड कर चुके थे कि 332 एयर में साउंड की एक्चुअल स्पीड 330 से 340 मीटर/सेकंड होती है। कितनी? तो बेटा एक्चुअल स्पीड इज 330, इस फॉर्मूले से कितनी निकल के आ रही है? 280। तो बहुत दूर दूर तक गलत है, मतलब आसपास भी नहीं है। तो फिर इसके बाद लाप्लास ने क्या किया? लाप्लास ने न्यूटन को करेक्ट किया, और उसी को बोलते हैं लाप्लासिस करेक्शन। और लाप्लास ने करेक्ट कैसे किया वो भी बता देता हूं। लाप्लास ने सिर्फ एक सिंपल सी बात बोली। लाप्लास ने कहा कि भैया साउंड आइसोथर्मली प्रोपेगेट नहीं करती है, एडियाबैटिकली प्रोपेगेट करती है। कैसे प्रोपेगेट करती है? यानी कि उसने लिखा है पूरी सेम चीज, बट ही सेड कि इट प्रोपेगेट्स एडियाबैटिकली। अब एडियाबैटिकली से क्या चेंज आया? एडियाबैटिकली से ये चेंज आया कि एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है pv⁻γ बराबर कांस्टेंट, जहां पे आई एम श्योर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा गामा इज cp/cv। यस, इसका लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। अगर आप लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा lnp प्लस गामा टाइम्स lnv इज इक्वल टू lnc। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, dp/p प्लस गामा टाइम्स v इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात? यहां से जब तुम रीअरेंज करोगे तो तुम्हें मिलेगा माइनस का dp/dv/v इज इक्वल टू गामा टाइम्स p, और ये पूरा माल मसाला क्या लिखा हुआ है? बल्क मॉडुलस। यानी कि न्यूटन के हिसाब से बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर था, जबकि लाप्लास ने बोला कि बल्क मॉडुलस प्रेशर नहीं, गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होना चाहिए। और उसने जो करेक्टेड फॉर्मूला दिया वो ये दिया कि यहां पर बल्क मॉडुलस की जगह गामा p से रिप्लेस कर दिया, एंड ही सेड that you can use this formula to find the speed of sound in air or any gas, gamma p by rho। और मजे की बात यह है कि जब लोगों ने इस वैल्यू से कैलकुलेट करा, एयर के गामा से मल्टीप्लाई करके निकाला, तब वैल्यू निकल के आई 328 मीटर/सेकंड, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 330। यानी कि लाप्लास का फॉर्मूला सही मान लिया गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? अब एयर का गामा कैसे निकालेंगे? तो एयर का गामा बेटा जनरली, वैसे तो आई एम श्योर आपको मिक्सचर का गामा निकालना चाहिए, वरना अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, एयर के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एयर के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और थोड़ी बहुत हाइड्रोजन। लेकिन मजे की बात है, क्या तीनों ही डायटोमिक गैसेज हैं? का गामा डायटोमिक का ही होगा, 7/5 हो जाएगा 1.4। नहीं आई बात समझ में? सर नहीं तो वो मिक्सचर वाला मेथड लगा सकता है। वरना मिक्सचर लगाने की जरूरत ही क्या? मेजर कंपोनेंट सारे डायटोमिक होते हैं ना एयर में। हाँ सर। तो ऑलमोस्ट 1.4 ही लेके चलोगे आप। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से। लेकिन उन लोग ने आइसोथर्मल या एडियाबैटिक बोला कैसे कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक के लिए होगा? एक्सपेरिमेंटली बेटा, सोच के। अच्छा।
लिख लिया? Yes. Done, sir. चलो देखो इधर। सर 2 मिनट। अरे मैगी बना रहा है? नहीं सर। हाँ सर हो गया। लिसन, मुझे अब इतना पता है कि किसी भी गैस के अंदर साउंड की स्पीड निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज गैमा टाइम्स पी बाय रो, राइट? अब आपको इतना भी पता है कि अगर मैं उस गैस को आइडियल गैस मान लूं तो आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। आइडियल गैस के लिए ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ? यस। तो यहां से पीवी बराबर एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। यहां से P इंटू कैपिटल M को आप लिख सकते हो M बाई वी इंटू आर टी। M बाई वी डेंसिटी हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से आपको मिल जाएगा P बाई रो इज इक्वल टू कैपिटल आर टी बाई एम। इस P बाई रो को उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वेलोसिटी ऑफ गैस का एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा गामा टाइम्स आर टी बाई कैपिटल एम, जिसमें गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, किसी भी गैस का मोलर मास कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी सीधे सीधे टेम्परेचर डिपेंडेंट आपको दिख जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, उसको एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ, फटाफट फटाफट मुझे आंसर देंगे। सबसे पहली चीज, अगर मैं किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी में गैस की बिल्कुल बढ़ जाएगी साहब, साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। समझ आई बात? अच्छा, मैं यहाँ वी गैस की जगह वी साउंड लिख देता हूँ, कहीं तुम्हें लगे कि गैस की स्पीड बढ़ जाएगी। गैस की स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, कौन सी स्पीड बढ़ जाएगी? साउंड इन गैस। साउंड की स्पीड गैस के अंदर। समझ आई बात की नहीं आई? इसको तुम वी साउंड कर लो ना। लुक है। दूसरी चीज सोच समझ के बताना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा साउंड की स्पीड पे? बढ़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, ये होने वाली कल्ट क्लासिक मिस्टेक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आप कांस्टेंट रहेगी बढ़ा रहे हैं तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एक चीज समझो, पहले एक चीज बताओ, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं मेरे पास, ये दोनों अलग अलग चीजें थोड़ी बताएंगे यार। तो अगर तुमने टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट लिख दिया है तो ये फॉर्मूला पहले ही बता रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने गलती क्या करी? आप में से कई बच्चों ने सोचा कि सर अगर प्रेशर बढ़ाए तो ये फॉर्मूला तो ये बता रहा है कि वॉल्यूम दिखाना। वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जितने टाइम्स तुम प्रेशर बढ़ाओगे ये डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली उतने टाइम्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझेंगे इसको। हमने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी बराबर, दिमाग लगाओ, अगर मैं प्रेशर को 4 गुना कर दूं, प्रेशर को 4 गुना कर दूं तो क्या वॉल्यूम 1/4 टाइम्स हो जाएगा? अच्छा, डेंसिटी बचपन में पढ़ा था, मास अपॉन क्या होता है? मास तो उतना ही रहेगा। अगर वॉल्यूम 1/4 टाइम्स हो गया, 1/4 तो ये 4 ऊपर पहुंचेगा तो डेंसिटी भी 4 टाइम्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। तो बेटा अगर मैंने प्रेशर को 4 गुना किया तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली कितने गुना हो गई? 4 गुना। नहीं आई बात समझ में? समझ आ गया सर। अरे फिर से देख यार, समझ गया। प्रेशर कितने टाइम्स किया तुमने? प्रेशर कितने टाइम्स किया? चलो इधर देखो, मान लो प्रेशर वी पी था, वॉल्यूम वी थी, मैंने प्रेशर कर दिया 4p। अगर मैं प्रेशर 4p कर दूं तो क्या वॉल्यूम v/4 हो जाएगा? यस सर।
तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, अगर वॉल्यूम V/4 हो जाएगा तो क्या जो डेंसिटी थी रो से 4 रो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। गधों, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन सेम रहेगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बोलो यस और नो। यस सर, यस सर। शुरुआत में वॉल्यूम कितना है? शुरुआत में वॉल्यूम V है, मास M है, तो शुरुआत में डेंसिटी रो है। अब जो नई डेंसिटी होगी रो न्यू, वो मास तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ V, तो ये 4 टाइम्स M/V यानी कि 4 टाइम्स रो हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा अगर मैंने प्रेशर को 4 गुना किया तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली 4 गुना हो गई। तो अगर इसको 4 टाइम्स करोगे तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 कट जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा सिर्फ तब हो रहा है जब आपने प्रेशर को क्या रखो, सॉरी टेम्परेचर को क्या रख रखा है। तीसरी चीज, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दें, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दें, ह्यूमिडिटी बढ़ा दें तो क्या असर पड़ेगा बताइए साउंड की स्पीड पर? डिक्रीज हो गई। बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। यस सर। बढ़ जाएगी। क्यों? डेंसिटी बढ़ जाएगी। नहीं बेटा, डेंसिटी प्रेशर बढ़ेगी, सुनो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ेगी। सुनो पहले ध्यान से, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाई, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाई तो क्या फर्क पड़ेगा डेंसिटी पर? डेंसिटी बढ़ेगा। डिक्रीज हो डेंसिटी, डिक्रीज होगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप यहाँ जो डेंसिटी देख रहे हो वो पानी की नहीं देख रहे हो, एयर की देख रहे हो। किसकी देख रहे हो? यस सर, नाइट्रोजन वो सब। एयर की या गैस की? तो पहले एक चीज समझो, मान लो पहले सूखी एयर थी, ये सूखी एयर थी, इसमें एयर के पार्टिकल्स थे, बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स थे, ये सब एयर के पार्टिकल्स हैं। अभी ह्यूमिडिटी बढ़ा दी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर वेपर आ गए। तो अगर वाटर वेपर आ गए यहाँ पर तो वाटर वेपर कुछ एयर मॉलिक्यूल्स की जगह ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए तो एयर की डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है? एयर की डेंसिटी बढ़ गई कि कम हो गई? कम हुई। और अगर एयर की डेंसिटी कम हो गई तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। चौथी चीज देखिए, चौथी चीज होता है इफेक्ट ऑफ विंड। हवा का इफेक्ट क्या होगा? तो कॉमन सेंस मेरे ख्याल से आपको इतना बताना चाहिए कि अगर साउंड इस तरफ जा रही है, किसी भी गैस में साउंड इस तरफ जा रही है V साउंड स्पीड से, और उसी डायरेक्शन में हवा ने ब्लो करना शुरू कर दिया, हवा चलनी शुरू हो गई, तो आई होप सबको ये समझना खुद से आना चाहिए कि जो साउंड की इफेक्टिव स्पीड होगी वो V साउंड प्लस V विंड हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? सर क्योंकि स्पीड मतलब जो कंप्रेशन राइट की तरफ जाएगा वो भी बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो क्या होगा? हवा की स्पीड ऐड हो जाएगी, एनर्जी की स्पीड में ऐड हो जाएगा। हवा उल्टी ब्लो कर रही होगी तो माइनस हो जाएगा। हवा उल्टी ब्लो कर रही होगी तो माइनस V विंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये उल्टा ब्लो करेगा, मान लो साउंड ऐसे जा रहा है, हवा उल्टी चल रही है, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? क्लासिकल साउंड माइनस V इफेक्टिव V साउंड माइनस V। नोट करिए इसको फटाफट से। हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया सर। तो सर एक मिनट। साउंड की स्पीड पे किस चीज का क्या फर्क कैसे पड़ेगा, ये सारी बातें क्लियर है आपको अच्छे से? ठीक है सर आप वो ह्यूमिडिटी वाला एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 बार करेंगे, ऐसी भी क्या बात है। देखो ह्यूमिडिटी बढ़ा दी मैंने। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब चिप 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 बढ़ जाती है ना, पानी वाटर वेपर बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो बेटा ऐसे मानो
कि ये हवा थी, इस हवा में पहले मतलब ये कुछ जो वॉल्यूम था इसमें सिर्फ हवा थी। अब अगर मैंने इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ा दी तो इसमें हवा के मॉलिक्यूल्स की जगह कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि नहीं? हाँ सर, आ जाएंगे। तो हवा की डेंसिटी बढ़ी कि कम हो गई? हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, डेंसिटी। हाँ, यस सर, यस सर, ठीक है बेटा? यस सर। और बताओ, और कोई दुख है जीवन में? नहीं सर, आप पढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, क्या कह रहा बे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुख है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुख है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? एनसीईआरटी उठाओ, रट्टा मारो। देखो एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी से शुरू हो जाओ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और याद करते चले जाओ। देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो याद ही करनी पड़ती है, उससे रैंक बढ़ती है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद ही करनी पड़ती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना गलती से छोड़ मत देना कभी भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कोटा ऐसी जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, तो उसी से रैंक में डिफरेंस क्रिएट होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अरे एनसीईआरटी पढ़ो डेली रात को सोते टाइम, डेली रात को सोते टाइम 1 या 2 पेज पढ़ो, उससे 2 काम होंगे। एक तो नींद अच्छी आएगी और जल्दी आएगी, यस सर। है ना? दूसरा काम ये होगा कि डेली पढ़ते चले जाओगे ना, डेली पढ़ोगे, डेली बार बार मतलब इतना सामान मान के चलो बेटा। देखो मैं तुम्हें एक ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ, है ना? आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर, तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में सही एडवाइस देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। पर मैंने भी आईआईटी क्लियर किया है, तो हमारे जमाने में जो बात होती थी हम आपको उसके एक्सपीरियंस में बता सकते हैं। बट स्टिल द पर्सन टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस इज ऑब्वियसली योर केमिस्ट्री टीचर, प्लीज टॉक टू हिम। बट जितना मुझे पता है, जितनी मेरी नॉलेज कहती है वो ये है कि शायद केमिस्ट्री के आपके एडवांस के पेपर में रफली 12 सवाल आते हैं। यस सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12 सवाल आते हैं ना, 18 36 सवाल होते हैं। यस यस सर। तो कुछ एक ऐसा मतलब आप ऐसा मानो कि अगर आपने एनसीईआरटी के वो जो 80 और 85 पेजेस हैं, जिसमें आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और क्या क्या आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, मेटलर्जी, बॉन्डिंग, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, पीरियोडिक टेबल, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस भी तो आता है ना? हाँ सर। अगर आपने ये एनसीईआरटी के 80-85 पेजेस बिल्कुल अच्छे से कम 3 से 4 बार रीड कर लिए, एक एक पॉइंट, एक एक चीज अच्छे से रीड कर ली, सारे टेस्ट याद कर लिए कि कलर टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, तो इतना हमको बोला जाता था, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड था कि बेटा 12 में से जो 12 सवाल आते हैं, उस 12 में से 10 या कभी कभी 11 आपसे आराम से हो जाएंगे। 10 या 11 सवाल एनसीईआरटी के अंदर से ही होते हैं, बस वो लैंग्वेज चेंज कर देगा, तो उसके लिए एक रीडिंग में काम नहीं चलेगा, 3 से 4 रीडिंग होगी। और हम जब पढ़ा करते थे तब ये फेमस था कि अगर आपको 12 में से 12 सवाल सही करने हैं, मान लीजिए आपको ये जोश है कि मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही करके आऊंगा, तो एक किताब आया करती थी, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली। सुना है आपने नाम? बताया गया होगा। सुदर्शन गुहा सर, हाँ, तो जेडी ली वो अगर तो आप, सॉल्विंग के लिए। है ना, जेडी ली अगर आप पूरी पढ़ डालेंगे तो आपसे 12 में 12 सवाल हो जाएंगे। तो अगर तुम्हारा एम बेटा 12 में 12 सवाल सॉल्व करने का है, तब तो तुम जेडी ली पढ़ो बैठ के। और अगर तुम एक आध सवाल से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो एनसीईआरटी उठाओ, उसको गीता, कुरान, बाइबल समझ के डेली अगरबत्ती जलाओ और उसको पढ़ो। समझ में आ रही बात? यस सर, थैंक यू। और कोई ऑप्शन नहीं बेटा, और कुछ नहीं कर सकते। चलो इतना लिख लिया। यस सर। अब मुझे इतना बता दो, हमारे पास समय कितना बचा है? कहीं नया टॉपिक शुरू करने का समय बचा है कि नहीं बचा है? 10 मिनट बाकी है। लगता नहीं है, पर करना तो सर, और इनऑर्गेनिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करे तो होएगा ना? बेटा वो डिपेंड करता है कि आपको पढ़ पढ़ के याद होता है, लिख लिख के, किसी को पढ़ पढ़ के याद होता है, किसी को लिख लिख के याद होता है, किसी को मतलब उसके बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा। तरीके क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अब वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा वो आपको डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एस ब्लॉक पढ़ा, तो जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो ना, तो आप एक बात बताओ, साइकोलॉजिकली अगर सोचो तो बार बार एस ब्लॉक पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? बहुत सारे टेस्ट और कलर है। एक तो बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे कलर हैं, और दिखता है कि यार 20 है ना, 20-25 पेजेस हैं, 20-25 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि जब आप एस ब्लॉक को पहली बार पढ़ें तो एक कागज उठाएं, और उस कागज में बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट दिख रही है, जितने भी कलर टेस्ट दिख रहे हैं, वो सारे अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको नोट कर लीजिए। तो होगा क्या कि जब आप उसको नोट बनाएंगे तो 20-25 पेज का जो चैप्टर होगा
वो आपका 4 या 5 पेजेस में आ जाएगा। बोलो पहली बात समझ में आई? यस सर। तो जब Yes. बेटा वो 4 से 5 पेजेस में आ गया तो तुम साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें एस ब्लॉक पढ़ना होगा ना तो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी चाटने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वो 4 से 5 पेजेस पढ़ोगे। अब उसके लिए भी क्या अप्रोच होती है? उसके लिए अप्रोच ये होती है कि वो जो 4 से 5 पेजेस में आपने उसे पूरा कंसाइज करके लिख लिया है, एक एक छोटा छोटा पॉइंट, उसकी फोटोकॉपी करा लो 4-5 कॉपीज। एक फोटोकॉपी ऐसी होगी जो तुम्हारे पास एग्जाम के एंड तक रहनी चाहिए। एक फोटोकॉपी जहां पर भी तुम सोते हो अपने बेड के आसपास उठा के चिपका दो, राइट? जहां पर हॉल में बैठते हो वहां चिपका दो। उसकी फोटो खींच के मोबाइल में लगा लो, जैसे आज तुम एस ब्लॉक पढ़ रहे हो तो मोबाइल में वॉलपेपर लगा लो उस पेज का। ये चीजें रिलेटेड है विजुअल मेमोरी से। जितनी बार वो चीज आपके आसपास से निकलेगी, आप अपने वॉशरूम में लगा दो उसको, वॉशरूम में चिपका दो। जितनी बार तुम उसके आसपास से निकलोगे, तुम्हारी नजर पड़ेगी उस पे, उतनी वो तुम्हारे सबकॉन्शियसली विजुअल मेमोरी में स्टोर होता चला जाएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि सोते जागते उठते बैठते, मान लो रात को सोने जा रहे हैं, दीवार पे दिख गया तो 2 लाइनें दिख गई, उसको पढ़ लिया। अगर वो चीज तुम आने वाले 6-7 महीने में ना बेटा 7-8 बार करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली तुम्हारे भेजे में घुस जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस Yes, सर। sir. तो ये करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने के लिए, इसी से काम बनेगा। समझ आ रही बात? यस सर। यस दूसरी चीज यस सर। आई वुड सजेस्ट इज, जो मेरा पर्सनल सजेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी रटने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि बेटा आपकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है। अभी आप कितना भी जोर लगा के रट लोगे, जनवरी तक भूल जाओगे। समझ आ रही बात? यस सर। तो उसको एंड में sir. रटना, अच्छे से रटना, एंड में रटना, बढ़िया से नोट्स बना बना के कंसाइज करते जाना। 20 पेज के चैप्टर को पहले 5 पेज के नोट्स बनाना, फिर अगली बार जब 5 पेज के नोट्स बनाओ उसे और कंसाइज करते जाना। तुम्हारे पास हैंडी नोट्स रेडी होने चाहिए, और उन नोट्स को तुमने कम से कम 10 बार पढ़ा होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए आपको यही जरूरी है कि आपको अपने कमरे के अंदर जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह चिपका दीजिए। समझ आ रही है बात? यस यस सर। पापा मम्मी नहीं मानते। क्या कह रहे हो? पापा मम्मी नहीं मानते। पापा मम्मी नहीं मानते हैं? क्यों? दीवार खराब हो बता। जाएगी? दीवार खराब हो जाएगी इसलिए? क्या पता सर। अब बेटा पापा मम्मी को तो मनाना पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। उनको भी इनऑर्गेनिक हो जाएगी। चलो एनीवे, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया साउंड वेव्स के बारे में, क्या आपको एक एक चीज क्लियर है? यस सर। आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ 5-6 मिनट्स मोर। तो आज मैं कुछ नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आ रहे हैं, जब भी मतलब नेक्स्ट संडे आ रहे हैं, इतना क्या करके आएंगे? स्ट्रिंग वेव्स का खत्म। ये बिल्कुल फंडामेंटल्स है। और स्ट्रिंग वेव्स के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, अगर आपने नहीं ट्राई किए प्लीज ईमानदारी से उसे ट्राई कर लीजिए। एंड ऑल्सो उन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके मॉड्यूल में और एचसी वर्मा में आपको कोई क्वेश्चन दिखता है जो स्ट्रिंग वेव्स का है, यू आर नाउ केपेबल एंड एलिजिबल टू अटेम्प्ट दैट। आप उसको बिंदास अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मत करना कि सर आपने सिर्फ एचसीवी के ये सवाल दिए थे तो हमने सिर्फ यही करे, इसके अलावा स्ट्रिंग वेव्स के, हालांकि मैंने मैक्सिमम सवाल तुम्हें दे दिए, तो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। बट फिर भी अगर 2-4 सवाल स्ट्रिंग वेव्स के बच रहे हैं तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस Yes, sir. प्लीज इतना काम आप नेक्स्ट क्लास तक करके आइए। स्ट्रिंग वेव्स खत्म करके आइए, साउंड वेव्स इतना पढ़ के आइए। आज आपने फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, प्रेशर वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव, इंटररिलेशनशिप, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास से हम काम की बात शुरू करेंगे और उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जहां से मेजरली सवाल पेपर में आता है, विच इज डॉपलर्स इफेक्ट, बीट्स एंड ऑर्गन पाइप। बात समझ में आ गई? यस सर। All right, that's all for today. I'll see you all in the next class. Bye bye, take care. Nice sir. Thank you Thank you, sir. Sir, QR code. QR कोड बेटा आज क्रिएट हो नहीं रहा है, पता नहीं कुछ तो दिक्कत है। देखो रिलीजिंग फेल्ड हो गया, फिर से देखूं, नहीं हो पा रहा। तो एक बार स्टार्टिंग से फोटो ले ले। इस फाइल को सेव करके अच्छा, हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा वो चलेगा, बेस्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो ना, एक एक स्क्रीन का जल्दी से। ले लिया? यस Yes sir. ले लिया। ये वाला दूसरा, Yes sir. तीसरा, Yes sir. चौथा, Yes sir. नेक्स्ट, सर एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर लिया। नेक्स्ट,
हाँ सर लिया। नेक्स्ट। हाँ सर। ठीक है, दैट्स ऑल, जा सकते हैं। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए ना। सर आप एक बार ग्रुप पर भी भेज देना ना प्लीज। हाँ, ये लो बेटा फर्स्ट स्लाइड देखो, अब बताओ कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। एक बार थर्ड स्लाइड फिर से दिखाइए ना प्लीज। कौन सी वाली? थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड, ये लीजिए। सॉरी सॉरी सर, थर्ड स्लाइड नहीं, फोर्थ स्लाइड, फोर्थ फिफ्थ उसके आगे एक और। हाँ हाँ ये वाला। सर हाँ आप एक बार ग्रुप पर भी भेज देना ना प्लीज। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल भेज दूंगा, सेव कर देता हूँ मैं फाइल को, ऐसी भी क्या बात है। यस सर, थैंक यू। ओके बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा। हाँ बोलो बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। सर वो फोटो लेना था। अच्छा फोटो लेना था, रुक जाओ बेटा, मैं सेव कर रहा था बस इसको। हाँ अब बताओ, कर दिया मैंने सेव। ले लो फोटो जो लेनी है। ले लिया? ले लिया, थैंक यू ठीक है, बाय बाय। सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।